चलो कल का थोड़ा सा टच करते हुए फिर से नया शुरू करेंगे अपन ना। तो कल अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि जो लाइट होती है, लाइट है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक तो ये वेव हो सकती है, वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर हम देख सकते हैं, और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो यार एक चीज दिमाग में आती है कि मतलब ये एक ही लाइट है और लाइट के दो चीजें कैसे हो सकती हैं, या तो वेव होगा या तो पार्टिकल होगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास में कुछ भी चीज हो ना, तो लाइट हमें दिखती तो है नहीं कि उसके अंदर क्या है, कि भाई वो वेव है या पार्टिकल है। हम तो क्या करेंगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करके हम चेक करेंगे कि यार वो वेव वाले एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या पार्टिकल वाले एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने लाइट का जो है एक्सपेरिमेंट करवाए, इंटरफेरेंस करवाया, इंटरफेरेंस करवाया या डिफ्रैक्शन करवाया। सर ये सब चीजें क्या होती हैं, चिंता मत करो, ये आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, अगर कोई चीज, अगर ये एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई कर देती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। तो हमने देखा कि भाई लाइट जो है ये सारे एक्सपेरिमेंट में काम कर रही थी, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है वेव होगी। फिर दूसरी चीज हम क्या बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने देखा कि लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो कर रही थी, इसका मतलब लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई लाइट जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रही थी। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट का जो है वेव नेचर भी है और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी है। तो जब वेव नेचर होगा तब पार्टिकल नेचर नहीं होगा, मतलब जब एक होगा तब दूसरे की बात नहीं करेंगे, दोनों को मिक्स मत कर देगा कि वेव भी है पार्टिकल भी है। तो क्या होगा कि जब वेव को देखा जाएगा तब पार्टिकल नेचर नहीं देखेंगे, और जब पार्टिकल देखा जाएगा तब वेव नेचर नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ऐसा होगा। फिर उसके बाद में हमने क्या बात करी थी, इंटेंसिटी की बात करी थी। उसके बाद में कुछ डेफिनेशन अपन ने लिखा था, है ना। तो इंटेंसिटी की बात करता हूं, एक मिनट। पीछे से आवाज आ रही है, कोई म्यूट कर दो अपना माइक। ठीक है, फिर इंटेंसिटी की बात करी थी अपन ने। तो इंटेंसिटी क्या बोलता है कि दैट इज पावर इंसिडेंट, पावर इंसिडेंट, बोलो क्या लिखूं। हाँ भाई, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या लिखूं, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट क्या आ गई थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर आ गई थी, है ना। इतना तो अपन को समझ में आ गया था। फिर मैंने क्या लिया था, फिर मैंने पॉइंट सोर्स लिया था, कि मैंने देखा था कि यदि पॉइंट सोर्स लिया जाए, यदि पॉइंट सोर्स लिया जाए तो क्या इंटेंसिटी वगैरह लिखी जाएगी। तो मैंने क्या लिया था, ये रहा पॉइंट सोर्स, और इससे आर दूरी पर मैं इंटेंसिटी देखना चाहता था, पॉइंट सोर्स से आर दूरी पर मैं इंटेंसिटी देखना चाहता था। तो मैंने इंटेंसिटी क्या लिखा था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr²। तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां से इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया था, p तो कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया था। फिर अगला था पॉइंट सोर्स के बाद में हमने क्या लिया था, लाइन सोर्स लिया था, लाइन सोर्स लिया था। तो लाइन सोर्स में हमने क्या किया था कि ये अगर मैं लाइन सोर्स लेता हूं जिसकी पावर p है, तो ये सभी दिशाओं में लाइट इस तरह से मारेगा, सभी दिशाओं में लाइट इस तरीके से मारेगा। तो अब एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से r दूरी पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस मुझे दिख जाएगा। तो यहां पर अगर इसकी लंबाई, ये लेंथ अगर मैं l बोलता हूं, ये रेडियस अगर मैंने r बोला,
तो आई कैन से दैट कि इंटेंसिटी क्या होगा, वो होगा पावर अपॉन कितना एरिया पे वो गिरा हुआ है। तो वो एरिया क्या है, सिलेंडर का एरिया है, यानी कि 2πr इंटू एल है। तो यहां से देखें इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन चुकी है अब ये। और एक और प्रकार का सोर्स हमारे पास बनता है प्लेनर सोर्स। प्लेनर सोर्स मतलब ये, बाकी लोग माइक बंद कर दो अपना, किसका आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर दो जिसकी भी आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्लेनर सोर्स की। तो प्लेनर सोर्स में क्या था कि ये रहा, ऐसी एक दीवार इमेजिन कर लो, है ना। स्नेहा अपना माइक ऑफ कर दें, आप भरत पाटिल अपना माइक ऑफ कर दें, और ये कुछ मत करो यहाँ पर कुचड़े, हाँ ये ऐसा। तो देखो, हाँ अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हो, है ना अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। सुबह सुबह दिखेगा कि नहा के तो बैठे नहीं हो तुम लोग है ना, बिना नहाए यहाँ पर आ गए हो क्लास में। बस पेन और कॉपी वगैरह तो साथ में रख लेना, ऐसा नहीं है कि पिक्चर की तरह देख रहे हो मुझे बस, है ना। तो चलो प्लेनर सोर्स की बात करता हूँ। तो प्लेनर सोर्स क्या है कि एक प्लेन ले लिया, और ऐसा जैसे एलईडी होता है ना, तो ऐसा सोच लो कि इस पे खूब सारी एलईडी लगी हुई है, ऐसे ऐसे खूब सारी एलईडी लगी हुई है, ऐसे खूब सारी एलईडी लगी हुई है इसमें, ऐसी खूब सारी एलईडी लगी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैं देखता हूं कि ये बड़ी सी दीवार इमेजिन कर लेना, ये काफी ऊपर नीचे इस तरफ सब तरफ दीवार है। यश अपना माइक ऑफ करो। यश ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करना है, अभी तक तो हमने क्या देखा था, कल जो पढ़ा था वो देखा था। अब प्लेनर सोर्स जो है वो नई चीज पढ़ रहे हैं आजकल। तो प्लेनर सोर्स क्या है, जैसे ये दीवार है ना, वैसा इमेजिन कर लो, और जैसे अपने रूम में दीवार लगी होती है, और उस रूम की दीवार पे हर एक पॉइंट पर क्या लगा हुआ है, वहां पर आप इमेजिन कर लो कि हर एक पॉइंट पर एलईडी लगी हुई है। तो इसकी वजह से लाइट जो है वो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। और इस तरीके से जाएगी तो बच्चा मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर लाइट ऐसे ट्रैवल करने वाली है, तो जितनी दीवार का एरिया था उतनी ही जगह पे लाइट भी जो है गिरेगी, उतनी ही जगह पे लाइट जो है वो गिरेगी। मैं मान लेता हूं ये अगर एरिया ए था, तो यहाँ पर जो ये प्लेन बनेगा उसका एरिया भी ए होगा मान लेते हैं लाइट का जो पावर थी वो क्या थी, पी थी, है ना, सब जगह पावर पी मान रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्या लिखा जाएगा, इंटेंसिटी होगा पावर बटा एरिया, और एरिया कितना है, ए है। तो मुझसे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि बताओ, अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या बोला था कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो है 1/r² आ गया है। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो है वो 1/r² आ चुका है, और लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ चुका है ना। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ चुका है। तो इसमें बताओ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आया, r के, r² के, या किस चीज के आया, आप बताओ। तिकडे सरला तुझा आवाज जातो पागल। हाँ जी, किसके प्रोपोर्शन में आया ये, r के, r² के, या इनवर्सली प्रोपोर्शन में आया। बोलो भाई, अनम्यूट करके बता सकते हो तुम लोग, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी। 1/r² के सर, 1/r² के प्रोपोर्शन में आएगा। और कोई 1/r² के 1/r² के प्रोपोर्शन में आएगा। और कोई, जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर ऐसा जो बनेगा, ऐसा सोचना कि ये दीवार बहुत बड़ी है ना, ये दीवार जो है बहुत बड़ी है। तो इससे जो लाइट निकलेगी, मतलब ये पीछे मेरे दीवार है ना, वो समझ लो
कि इससे जो लाइट निकली वो ऐसे निकली सीधी, है ना। तो मैं बोलता हूं कि जितना एरिया की दीवार थी ना, उतने ही एरिया की दीवार में आगे बना देता हूं। जैसे कि ये जितने एरिया की दीवार थी उतने ही एरिया की जगह मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी। अगर ए एरिया से लाइट निकली थी तो ए एरिया पर ही लाइट गिरी है। जितने एरिया से लाइट निकली थी उतने ही एरिया से लाइट गिरी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक जाने में इसकी जो एरिया है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और उसमें अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इंटेंसिटी इज P अपॉन एरिया। तो एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक्चुअली ये जो है कांस्टेंट बन गया। ये एक्चुअली क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है। तो सर पिछली बार वालों में कांस्टेंट क्यों नहीं बना? आप ऐसे सोचो कि पॉइंट सोर्स अगर था तो इससे मैं पास वाली अगर पॉइंट पे देखता हूं तो स्फीयर कैसा बनेगा, ऐसा छोटा बनेगा। अगर मैं दूर जाता हूं तो स्फीयर कैसा बनेगा, ऐसा बड़ा बनेगा। तो बल्ब की पावर जो है जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर एरिया बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी। और हमने यहां देखा कि इंटेंसिटी आर स्क्वायर के हिसाब से कम हो रही है। अब सिलेंडर में देखते हैं तो वो उसमें फिर से हम देखते हैं दूर जाएंगे तो एरिया बढ़ता जा रहा है, और अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो फिर से यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, कम होती जा रही है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ कि जो एरिया था बिल्कुल उतना ही बना रहा, एरिया जो है बिल्कुल उतना ही बना रहा। दैट्स व्हाई इसकी इंटेंसिटी जो है सेम बनी रही। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, है ना। कल हमने फोटोन थ्योरी की बात करी थी, फोटोन की बात करी थी, है ना। कल हमने फोटोन की बात करी थी। साहिल अपना माइक ऑफ कर दो, और तुम कैमरा भी ऑफ कर सकते हो, ऐसे अंगूठा रखने की जरूरत नहीं है उस पे। उसको ऑफ कर सकते हो कैमरे को अगर तुम चाहो तो। सर कल की वीडियोस अपलोड क्यों नहीं हुई सर? हो जाएगी बच्चा, हो जाएगी। कल अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ दिक्कत हो गया, आज हो जाएगा, है ना। ओके सर। हाँ, तो कल हमने जो है किसने, सर्वेश ने रेज किया है हैंड, तो ऐसे मुझे लगता है मजे में किया होगा। अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो सीधा। हाँ भाई, तो कल हमने फोटोन की बात करी थी। तो फोटोन में हमने क्या बोला था कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट में हमें मिलता है, और एक ऐसे सबसे छोटे पैकेट का नाम जो है क्या है, फोटोन है। अरे इसको हटाओ यार, कोई नहीं लिखेगा इस पे, ठीक है। तो फोटोन की कल हमने बात करी थी। फोटोन क्या है कि लाइट का सबसे जो छोटा पैकेट है, सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको हम फोटोन के नाम से जानेंगे। अब हमें पता है कि भाई लाइट के जो है अगर मेरे पे गिरती है तो मैं गर्म हो जाता हूँ। जैसे अगर सनलाइट मेरे पे गिरेगी तो अपने को हीट फील होगा, गर्म होगा। यानी कि मैं बोलता हूँ कि यार लाइट से जो है एनर्जी तो बिल्कुल बनी हुई है, और अगर एनर्जी बनी हुई है और हम क्या सोच रहे थे कि लाइट अगर ऐसे गिरी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर खूब सारे फोटोन जो है ऐसे लाइन से आते हुए, ऐसे खूब सारे फोटोन जो है वो लाइन से आते हुए हमारे पास यहाँ पर गिर गए, और लाइन से ऐसे फोटोन आ रहे हैं, मुझे पता है एनर्जी आ रही है, इसका मतलब फोटोन एनर्जी लेके आ रहे होंगे। तो प्लैंक बाबा ने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये कहा एच न्यू। किसने कहा? प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, PLANK। प्लैंक बाबा ने कहा कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर लिखा जाए तो वो होना चाहिए H इंटू न्यू। H क्या है? H है प्लैंक्स कांस्टेंट। आवाज बंद कर दो, ये किससे आ रही है पीछे? छोटा सा बेबी है जिसके पास में, है ना। और न्यू जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी? इस यहां से जो आने वाले फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, अब यूनिट देखें तो क्या होगी, देखो ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो जूल इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, प्रति सेकंड। तो यहां तो 1/सेकंड है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जूल सेकंड आ जाएगा, जूल सेकंड आ जाएगा। ठीक है। तो देखो प्लैंक ने जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बताया वो ये बताया कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब एक और चीज मुझे पता है, क्या पता है, कि ये जो फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, यानी कि सी से ट्रैवल करता है। और सी माने कितना होता है, सी माने होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अपन ने वेव अगर पढ़ी हो तो अपने को पता है क्या कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड। ये पता है क्या, बोलो भाई, बीच बीच में बोलते रहो थोड़ा सा। सर एक डाउट था। 1 मिनट रुक जा, पहले ही खत्म कर लेता हूं फिर पूछना। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। किसकी, इस ये जो ट्रैवल कर रहा है ना इसकी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी को तो हम जनरली यहां पर क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं। और लैम्डा तो लैम्डा रहा, इज इक्वल टू स्पीड, और इस बार स्पीड कितना है, वो सी है, यानी कि न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, सी बना हुआ है। तो मैं अगर एनर्जी लिखता हूं तो वो तो कितना रहा, एच न्यू रहा। और न्यू लिखने का एक और तरीका है मेरे पास, यहां से न्यू क्या लिख सकते हैं, न्यू इज सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से बनेगा एच न्यू है सी अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि जैसे ये लाइट मेरे पे गिर रही है, तो इसमें क्या एक ही फोटोन है क्या, नहीं है, इसमें तो कई सारी लाइट के फोटोन आ रहे होंगे। तो मैं एक टर्म लिखता हूं एन। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू किया क्या कल? नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू किया। मैं कल के लेक्चर को नहीं थी इसलिए। वो अपलोड हो जाएगा बच्चा, अभी कल वाला भी अपलोड हो जाएगा और ये वाला भी अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाएंगे क्या सीधा लेक्चर्स? हाँ, वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप लाइव आना है, ऐसा नहीं कि सोते रह गए। नहीं नहीं सर, ऐसी ज्यादा पढ़ाई होती है। हाँ, ऐसे ज्यादा सही रहता है, ऐसा थोड़ा मतलब वो नींद भी वाला नहीं आगे आएगी। आगे करते खत्म हो जाता है, लेक्चर ही खत्म हो जाता है जल्दी। ये करने में इंटरेस्ट आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लाइव क्लासेस अटेंड करो, ज्यादा सही रहेगा। और ये मिस हो गया तो अपलोड होंगे ना लेक्चर्स? हाँ वो अपलोड होगा, लेकिन मिस मत करना, सोते मत रह जाना। हाँ, नहीं नहीं सर। ठीक है ना। तो थैंक एन यू की सर। बात कर रहा हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। एन क्या है कि भाई एक सेकंड में मेरे पास 10 फोटोन आ गए, 15 फोटोन आ गए, 1000 फोटोन आ गए, 10,000 फोटोन आ गए, 1,00,000 फोटोन आ गए। तो एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो मैं अगर लिखता हूं कि इसकी एक की फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू ले लिया, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, तो बताइए कि यहां पर पावर इंसिडेंट क्या लिखा जाएगा, पावर इंसिडेंट क्या लिखा जाएगा, बोलो भाई, बोलिए बोलिए, क्या लिखें। मेरे पास अगर एन और न्यू दे दिया तो मैं पावर इंसिडेंट क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक का जो होता है, एक के लिए जो पावर होती, एक के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू होती है। एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो मेरे पास ऐसे कितने थे, एन थे।
तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि ऐसे n फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक की h न्यू है तो n की हो जाएगी n इंटू h न्यू। अच्छा अब देखो ये n क्या था, n था नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतने गिर रहे हैं। तो मैं अगर n इंटू एच न्यू लिखता हूं तो क्या इसकी यूनिट कोई बता सकता है क्या होगी, जूल होगी, क्या होगी? क्या होगी इसकी यूनिट? जूल सेकेंड। जूल पर सेकंड, क्योंकि n के अंदर में पर सेकंड है ना, n के अंदर में पर सेकंड बैठा हुआ है, और एच न्यू तो क्या है, जूल है। तो यहां पर सेकंड इसके अंदर है और इसके अंदर में क्या है, जूल है। तो ये क्या बन जाएगा, जूल पर सेकंड या वॉट, या वॉट, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं अपन। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? अभी पूछ लो, है ना। अभी पीछे किसी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था डाउट है। हाँ सर, एक मतलब हाँ। प्लैंक्स ने किसको सपोर्ट किया था कि क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम लेकिन थ्योरी, जो उसने फॉर्मूला दिया E इक्वल टू एच म्यू, म्यू क्या है, नंबर जूल्स ऑफ ने नहीं, ऑसिलेशन प्लैंक पर। ने। हाँ तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू है, हाँ, तो फिर म्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और म्यू है ऑसिलेशन तो वेव के होते हैं ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। हाँ मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड आएगा ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, हाँ। तो लेकिन ऑसिलेशन तो वेव के होते हैं ना, ऑसिलेशन क्या होता है? वेव्स के ऑसिलेशंस होते हैं ना। वेव के ऑसिलेशन होते हैं, बिल्कुल सही। तो फिर प्लैंक्स ने तो सिर्फ क्वांटम थ्योरी दी थी, मतलब अच्छा, सिर्फ पार्टिकल नेचर पार्टिकल। बताया था, ऐसा बताया था, ठीक है। हाँ देखो यार, फिर अभी तुमने जो बोला वो ठीक है। अब इस चीज को मैं दोबारा बोलता हूँ कि जब मैंने ये पढ़ाया था, एक मिनट में वापस जाता हूँ। यहाँ जाते हैं, है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पर देखो कि लाइट जो है हमेशा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हमेशा साथ में लेके चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पार्टिकल नेचर कर रहे हैं तो वेव नेचर भूल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों चीजें एक साथ हैं। हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो उसकी सारी चीजें देख लेंगे, हम वेव नेचर की बात करेंगे तो उसकी सारी चीजें देख लेंगे, लेकिन है तो वो सभी चीजें साथ में ही हो रही है। और एक और चीज होती है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि आगे हम देखेंगे। मतलब अभी फोटो इलेक्ट्रिक के अगला जो टॉपिक होगा वो डुअल नेचर ही होगा। तो वहां पर हमें क्या पता लगेगा कि कोई भी चीज, मैं अभी बता देता हूं, कोई भी चीज ना तो सिर्फ पार्टिकल होती है ना ही वेव होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है आपके सामने, तो मैं इस पेन को चला रहा हूं ना, तो चलते टाइम में हमें क्या दिख रहा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमने पता किया तो हमने देखा कि भाई इसके चलने की वजह से यहां पर इसका थोड़ा सा एक वेव नेचर भी होता है। और ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर तो हमें दिख ही रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके दोनों नेचर होते हैं, कौन सा, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो सर इसमें वेव तो दिख ही नहीं रही हमें। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेव वाला जो कंट्रीब्यूशन है बहुत 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 छोटा हो जाता है। और कितना छोटा हो जाता है वो डुअल नेचर, जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कोई भी चीज है दोनों का डुअल नेचर है, और उसमें फ्रीक्वेंसी की बात भी हम कर सकते हैं। तो हमने उसी फ्रीक्वेंसी की बात करते हुए यहाँ पर लिखा कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, और अगर ऐसे n फोटोन इंसिडेंट हुए तो उसका कितना पावर इंसिडेंट लिखा जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट है क्या, बोलो। लेकिन सर प्लैंक ने सिर्फ क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट किया था ना, तो फिर उसके फॉर्मूले में क्वांटम के रिलेटेड आना चाहिए। वो ड्यूअल नेचर तो फिर बाद में आया ना। ये एक मिनट लिखो मत। हाँ तो सर मतलब क्वांटम थ्योरी को ही सिर्फ प्लैंक्स ने सपोर्ट किया था ना। अरे यार, तो एक चीज उसके बता कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में मैंने ये बोला ना कि भाई उसका जो पार्टिकल नेचर है, उसका जो वेव नेचर है, वेव नेचर की मैंने फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लिया। ओके ओके ठीक है ना। तो फिर तू शायद ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज हो रहा है। अब हम आते हैं, चलो एक सवाल करते हैं ना। अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ये लिखो।
लिखो सवाल लिखो। अ लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी, a light beam of intensity 10 microwatt per meter square. A light beam of intensity 10 microwatt per meter square is incident on a light beam of intensity 10 microwatt per meter square is incident on a plate of area, incident on a plate of area 1 centimeter square, 1 centimeter square at an angle 90 degree, at an angle 90 degree to the surface, at an angle 90 degree to the surface, 90 degree to the surface, then find power incident, then find power incident, and second हम देख रहे हैं कि number of photons incident per second। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में आपको ऐसा दिखेगा, ये कोई सरफेस है और सरफेस पे लाइट आ रही है। कैसे आ रही है? 90 डिग्री पर आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है। तो मुझे इसकी इंटेंसिटी दे दिया गया है, मुझे प्लेट का एरिया दे दिया है, कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि पावर इंसिडेंट कितने रही होगी, और साथ ही साथ बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड कितने रहे होंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। ठीक है, पहले वाले का तो आंसर बताओ जल्दी से। टेन की पावर -9। 10 पावर -9, ये कितना है? 10 पावर -6 -5, नहीं -9 नहीं, -8 आता है शायद, -8 होगा ना। -9 आया। चलो देखते हैं। तो पहला वाला तो आसान है, मुझे पता है कि इंटेंसिटी लिखा जाता है, इंटेंसिटी पावर इंसिडेंट अपॉन एरिया, और कौन सा एरिया? जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर वाला। तो मैं क्या बोलता हूं? पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया परपेंडिकुलर। इंटेंसिटी है हमारे पास 10 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, और एरिया अगर देखें तो एरिया कितना हो चुका है? एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 10 पावर -5 और हाँ 10 पावर -9 आ गया, -9। 10 पावर -9 वॉट, कितना आ गया? तो मेरे पास पावर तो बन गई, ये तो पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कोई बताएगा कैसे किया जाए ना? कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस बता दीजिए प्रोसेस क्या है। हाँ जी, कोई बताएगा, कोई बताएगा? ठीक है, 1 मिनट है आपके पास और। सेकंड पार्ट बताइए।
सेकंड पार्ट सोचो, कुछ इस चीज से रिलेट करो जो पीछे मैंने किया था ना। मैं पीछे जाता हूं अभी, इस चीज से रिलेट करके सोचो, इससे कुछ सोचो। सर पर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया ना मैंने, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। यहां पर मैंने दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम मैंने दे दिया लैम्डा। ठीक है ना, सॉरी वो देना, चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं लगा। तो क्लास का टाइमिंग है 8 से 9 फिजिक्स, 9 से 10 केमिस्ट्री और 10 से 11 मैथमेटिक्स। सर फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया? फ्लूइड चल रहा है, वो अपलोड होता जाएगा साइड के साइड। दोनों अपलोड होंगे? हाँ, ये तो क्लास तो ये रहा, वो तो सीधा अपलोड हो जाएगा, और फ्लूइड का जैसे चल रहा है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन पास में आ गया वो खत्म हो। ये सर ये NHC बाय लैम्बडा ये हो जाएंगी ना पावर तो अभी निकाले NHC इससे बाय पहले। लैम्बडा हो जाएगी पावर। हाँ ठीक है, हाँ तो N उससे अपने को N आ निकालना है, तो जाएगा। H मालूम है, C मालूम है, लैम्बडा मालूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, पावर क्या है? पावर अपन ने बोला कि ये आ गया NHC बाय लैम्डा। कहां से आ गया? ये पीछे अपन ने लिखा था। N क्या था? N ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड था। तो यहां से आया NHC बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू पावर, और पावर अपने पास इंसिडेंट कितना था? 10 पावर -9 था। तो N H की वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10 पावर -34। C है 3 इंटू 10 पावर 8, और लैम्डा ध्यान दीजिए कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 पावर -10 इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 पावर -9। ठीक है, तो बस अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो एकमात्र वेरिएबल है वो कौन है? N है, और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कर पाएंगे ना? आगे मैं यहां से छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे बस अब कैलकुलेशन बचा हुआ है ना, आप कर लोगे ना? थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, चाहो तो कर लेना यार, छोड़ो मैं नहीं कर। ठीक है ना? अब ये अगला सवाल क्या बोलता हूं मैं, कि बस हमने पिछले सवाल में क्या किया था कि पावर इतना इंटेंसिटी था, इतने एरिया पे इंसिडेंट हुआ, और 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरी इंटेंसिटी जो है वो तो उतनी ही है, 10 म्यू वॉट पर मीटर स्क्वायर ही है। एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट एरिया है ये। लेकिन इस बार जो है वो क्या बोलता है कि इट मेक्स 37 डिग्री with normal to the surface. It makes 37 डिग्री with normal to the surface. ठीक है, यानी कि ये अगर सरफेस थी हमारी, तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कैसा दिखा? ये रहा इसका नॉर्मल। तो हमें लाइट कैसे दिखी? लाइट हमें जो है नॉर्मल के साथ में 37 डिग्री बनाते हुए दिखी है। ठीक है, तो इसमें एरिया का ध्यान देना पड़ेगा। ये सवाल आपका होमवर्क है, ये कल अपन डिस्कस करेंगे। इसमें एरिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है ना? होमवर्क समझ में आया?
इंटेंसिटी इतना है, प्लेट एरिया भी इतना है, लेकिन एंगल इस बार क्या कर दिया, 37 डिग्री से इंसिडेंट करवाया है। तो सवाल आप नोट कर लीजिए, है ना, क्वेश्चन को आप नोट कर लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो, ठीक है। Yes. एक मिनट, ये कौन आ गया? रोज क्लास होगी भाई, है ना, ये पूछो मत, और सेम ही लिंक से होगी, है ना। न्यू लिंक विल जनरेट टुडे, सेम लिंक से होगा, है ना। जो भी मैसेज आप मुझे कर रहे हैं वो अभी व्हाट्सएप पे किसी का आया, सेम लिंक से रोज क्लास होगी, आपको नई लिंक नहीं आएगी, सेम लिंक से रोज हो जाएगा। ओके, तो ये होमवर्क आप करेंगे। और ये क्या आया, आपका नंबर, ठीक है। अब अगला सवाल लिखो भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्या है, अ पॉइंट सोर्स, सवाल लिखें अपनी नोटबुक में। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, a point source of light emitting, क्या सर? a point source of light emitting power, emitting power 1 milliwatt, a point source is emitting power 1 milliwatt, then find out intensity on area 1 centimeter square, area 1 centimeter square placed perpendicular to the light, ठीक है, placed perpendicular to the light, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड हुआ, at this surface find number of photons incident per second, कि इस सरफेस पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड क्या होंगे। और लैम्डा मुझे दिया हुआ है, लैम्डा इज 2000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज गिवन एज 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आसान ही है सवाल। इंटेंसिटी के लिए क्या बोले, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। पावर बोले तो कितना है, वो है 1 मिलीवॉट, मिली मतलब 10⁻³ और एरिया परपेंडिकुलर कितना बोला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो पावर ऊपर -3 नीचे -4, तो ये आ गया 10 आ गया, और ये क्या आ गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। इंटेंसिटी ऑन एरिया इतना प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/(⁻⁴
रूट पाई मीटर। अब सवाल पूरा हुआ है, और ये जो मैंने किया है ये गलत किया है, और क्या गलत किया है वो भी अपन बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑन एरिया सर वो ऑफ 1 पॉइंट सोर्स है तो सेंटीमीटर उसका स्क्वायर एरिया अलग प्लेट लेना पड़ेगा। perpendicular to light at a distance of 1 by root pi meter from point source, from point source। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की पावर है 1 मिली वॉट। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही दिशा में जाएगी, वो तो सब दिशा में जाएगी, वो तो सभी डायरेक्शन में जाएगी उसकी जो लाइट है। और अगर सभी डायरेक्शन में गई तो मुझसे क्या बोला है, इसकी इतनी दूरी पर इंटेंसिटी बताओ। तो मुझे पता है इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स लिखा जाता है पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, पावर है, पावर कितना है 1 मिली वॉट, यानी कि 10 पावर -3, और एरिया नीचे बन गया 4 पाई, और आर की वैल्यू कितना है, वो है 1 बाय रूट पाई, तो उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 बाय पाई बन जाएगा। तो इससे ये आ गया 1 बाय 4 इंटू 10 पावर -3, यानी कि 0.25 इंटू 10 पावर -3, और यूनिट क्या बन चुकी है, दिस इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया गलती क्या करी थी? हमने गलती क्या कर दी कि यहां पर, एक मिनट, ये देखो कि मान लो इतनी दूरी पर हमने इतना सा एरिया दे दिया, तो हमने वहीं की इंटेंसिटी निकाल दी कि बोल दिया कि सारी की सारी पावर यहीं जा रही है और इसी पावर की इंटेंसिटी सारी की सारी यहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई और यही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इंटेंसिटी लिखेंगे तो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे कि पॉइंट सोर्स को लिए हमने लिखा था। बोलो समझ में आता है? कोई भी डाउट हो पूछ लो पूछ लो पूछ लो। सर वहां सर पर वो 1 एरिया काय के सेंटीमीटर दिए स्क्वायर का वाली है कोई भी यूज मतलब? नहीं। एक एक करके, दुर्गेश बोलो। वो एरिया काय के लिए दिए वाली मतलब फिर? ये एरिया वो क्यों दिया है, ये सेकंड पार्ट में काम आएगा, और तो कंफ्यूज ये करने के पार्ट लिए में मैं वो बता किधर डिटेल तो की दे एरिया सकता है हूँ आपको। मतलब? उधर दिखाए तो ना वाला है मतलब पॉइंट सोर्स से किधर एरिया बन रही वो? एक मिनट, देख ये क्या बोला है, पॉइंट सोर्स से एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और परपेंडिकुलर टू द लाइट है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा सोचो कि ये रहा मेरा पॉइंट सोर्स, ये मेरी लाइट ऐसे कुछ गई, सभी दिशाओं में लाइट जाएगी, तो मेरा एरिया जो बना है वो कुछ ऐसा बन गया है जो लाइट के परपेंडिकुलर है, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सा एरिया, ये बोला हुआ है। ठीक है, और इससे यहां से यहां तक की दूरी बोला है ये आर है, और आर की वैल्यू दे दी 1 बाय रूट पाई दे दी मुझे, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो डाउट खत्म हुआ तुम्हारा? हाँ और दूसरा कोई पूछ रहा था वो भी पूछो। सेम था सर। सेम था ना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि भाई हमारे पास में सरफेस है, तो बताएं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट क्या होंगे, बताओ क्या होंगे। सर वो एरिया से मल्टीप्लाई करके NHC बाय लैम्बडा से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सही है। देखो क्या हुआ कि इसने जो पावर निकाली वो सारी की सारी इस प्लेट पर पहुंची क्या? नहीं पहुंची, वो तो सब जगह फैल गई। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर इस प्लेट पर गिरने वाले फोटोन निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट पर गिरने वाली एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो मुझे अगर यहाँ की पावर इंसिडेंट ऑन प्लेट लिखूं, पावर इंसिडेंट ऑन प्लेट अगर लिखा जाए, तो मुझे पता है यहाँ की इंटेंसिटी अभी हमने निकाल दी थी, कितनी आ गई थी वो आ गई थी 0.25 इंटू 10 पावर -3, तो वो आ गई थी 0. सॉरी इंटू 10 पावर -3
ये तो इंटेंसिटी इनटू एरिया, और एरिया जो है प्लेट का एरिया लिया जाएगा, यानी कि 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। तो ये पावर इंसिडेंट बन चुका है, और मुझे पता है कि अगर यहां पर मान लेते हैं n फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे थे, तो n इंटू hc/λ इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻3 और ये -4 यानी कि -7। तो h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा हमें दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से n बन जाएगा, और वही पूछा हुआ था। ठीक है ना, वही पूछा हुआ था। कोई भी समस्या हो अभी के अभी पूछ लो। तो इंटेंसिटी को लेकर जो है कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं, और इसका थोड़ा सा जो आपने रेडिएशन आपने पढ़ा है क्या अभी? रेडिएशन नहीं। रेडिएशन नहीं पढ़ा? हीट ट्रांसफर वगैरह नहीं पढ़ा है अभी? नहीं। अच्छा, तो रेडिएशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इंटेंसिटी का इस्तेमाल होगा, और आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना वही चीज वहां पर भी रिलेट कर पाएंगे कि भाई जो अपन ने पढ़ा डिट्टो ही सारा का सारा इंटेंसिटी का मामला जो है वो वहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी पढ़ी वो वहां पर भी काम में आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप देखता हूं। ठीक है, उसको अभी ड्रॉ नहीं करना है, जब मैं बताऊंगा तब ड्रॉ करना। मैं बताता जाता हूं, मतलब अभी यहां पर बस बना रहा हूं। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या कर ली, एक तो ट्यूब ले ली जिसमें कि वैक्यूम बना दिया, फिर इस ट्यूब के अंदर में यहां पर एक ओपनिंग रखी, और इस ओपनिंग से यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, यहां से लाइट को इंसिडेंट करवाया। लाइट को इंसिडेंट करवाया किस पर? एक मेटल प्लेट पर। ठीक है, और ये ले लेते हैं कि एक ये मेटल प्लेट थी, यहां पर इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करवाया, यहां पर एक और मेटल प्लेट को रखा गया, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहां पर क्या था, इसके अंदर में वैक्यूम है, इसका पर्पस भी मैं बताऊंगा अभी। इसके अंदर में क्या है, वैक्यूम है। तो अब देखो हमने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंट में जो हमने लाइट डाली तो देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो लाइट है उसको डाला जाए, तो यहां से जो है ये जो हमारी मेटल प्लेट थी, ये जो है हमारी मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकले, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर भी पहुंच गए। अरे ये एरो वगैरह मत बनाओ भाई, कौन है यार, आप मस्ती मत करो, अभी जब ढंग से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो। तो अब देखो क्या है कि यहां पर प्लेट पर लाइट आई तो उसने देखा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंच गए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो आप एक बार सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद एक चार्ज है, और अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर की मदद से वापस यहां पर बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कि कोई भी अगर मेटल था उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो यानी कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहां से बाय चांस अगर इस प्लेट पर पहुंचा तो वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूमता हुआ वापस इस प्लेट पर पहुंच गया। और जैसे ही सर्किट में घूमा तो यहां पर हमने क्या किया था, करंट को मेजरमेंट करने की डिवाइस रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? करंट मेजरमेंट की डिवाइस रखी हुई थी, जिसको अमीटर जानते हैं, जिसको हम अमीटर के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से घूम के गया तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पे करंट फ्लो होता हुआ दिखा, और करंट फ्लो होता हुआ दिखा तो हमें ये पता लग गया कि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन गया
और इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो कि यहां पर जो प्रोसेस है वो क्या रही होगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो क्या रही, लाइट आई, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट को मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया। तो मैं देखता हूं कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो लाइट की एनर्जी भी क्या होगी, वो भी कम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी मुझे पता है ई लिखा जाता है, दैट इज एच न्यू। एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या लिखा जाता है, वो होता है एच न्यू। तो मैंने शुरू में न्यू कम रखा है ना, न्यू कम रखा तो एनर्जी कम रही, एनर्जी कम रही तो हमने देखा कि यहां से कोई करंट जो है फ्लो होता हुआ नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद फिर हमने न्यू को बढ़ाया, न्यू बढ़ा तो फिर से यहां पर हमने देखा तो फिर से हमें करंट बढ़ता हुआ नहीं दिखा। फिर हमने न्यू बढ़ाया, फिर हमने यहां पर देखा तो फिर से करंट हमें कोई नहीं दिखा। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हमने क्रॉस किया, मान लिया मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया कुछ 100 हर्ट्ज, है ना, कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, कि मैंने मान लिया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं कि 100 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि 99 हर्ट्ज, यानी कि 95 हर्ट्ज, या 90 हर्ट्ज, या 85 हर्ट्ज, या कुछ भी हर्ट्ज कर लो, 100 से नीचे वाली। तो जब हमने इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी को लाइट को इंसिडेंट किया तो हमने देखा कि कोई भी करंट यहां पर पैदा नहीं हुआ है। लेकिन यदि हमने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यहां पर डाला तो देखा कि यार थोड़ा सा करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखा। 100 की जगह मैंने यहां पर 101 हर्ट्ज डाला तब भी मुझे करंट दिखा, मैंने अगर इसकी जगह 105 हर्ट्ज डाला तब भी मुझे करंट दिखा, और 110 हर्ट्ज डाला तब भी मुझे करंट दिखा। तो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा होगा और क्या सिचुएशन, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल से अपने आप तो बाहर निकल नहीं जाता, वो क्या चाहिए होता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मेटल की प्लेट रखी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कूद कूद के बाहर नहीं जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है वो कौन दे रहा है, वो लाइट दे रही है। क्या कर रहा है, वो लाइट दे रही है। तो हमने देखा कि भाई लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को मैंने 85 कर दिया, मैंने 90 कर दिया, तो कोई फोटोन बाहर नहीं निकला है। तो यहां पर एक्चुअली ये जो फंडा हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, इसकी मदद से हम ये समझ पाएंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मात्र और मात्र पार्टिकल नेचर की मदद से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वेव नेचर की अगर बात करें तो वेव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस, यहां पर कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है। तो हमारे पास मेटल प्लेट थी, मेटल प्लेट की अगर बात की जाए तो मेटल प्लेट जो है बाहर इलेक्ट्रॉन खुदा देगी, बाहर इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। कब? जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी पहुंच जाए। मान लो यहां पर सफिशिएंट एनर्जी कुछ थी, है ना, कि जैसे अपना टोल होता है ना, अपना जो जैसे अपन हाईवे पे जाते हैं तो बीच में टोल होता है, तो टोल को क्रॉस करने के लिए कहीं पर आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, कहीं पर आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टोल। तो उसी प्रकार से, अरे ये लिखो मत भाई, कौन है, इसको हटाओ जल्दी से। तो यहां पर मैं देखता हूं कि ये जो अपना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो अपना टोल टैक्स देके बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, टोल टैक्स देके बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कुछ टोल टैक्स यानी कि कुछ एनर्जी देके बाहर निकलेगा, और उस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। चिंता मत करो, सब चीजें लिखवाऊंगा मैं, ये कोई मत करो बीच बीच में, ये प्लीज वही मत करो, एरो वेरो ये हटा दो सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं।
कि भाई हमने देखा कि ये वो ऐसी एनर्जी है, वो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप आउट ऑफ मेटल। कि मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, मैं मान लेता हूं कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मैं मान लेता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट समझते हैं ना आप लोग, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट फॉर एनर्जी। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब यह है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो मेटल को क्रॉस कर सकता है, मेटल से बाहर जंप कर सकता है। मैं क्या बोलता हूं कि यदि उसको मेटल से बाहर जंप करना है तो यहां पर मेटल को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यदि मेरे किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो वो टोल टैक्स को यहां पर नहीं दे पाएगा, और टोल नहीं दे पाएगा तो वो वहां से टोल से बाहर निकल भी नहीं पाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है तो फिर से वो टोल के लिए सफिशिएंट नहीं है। टोल तो अपना कितने रुपए का था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, अपनी जेब में कितना है 1.5, यानी कि वो जंप नहीं कर पाएगा। यदि किसी के पास में, किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर आ गई, टोल कितने का देना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देना था, तो बेचारा क्या करेगा, अपने पास जितने रुपए थे, यानी कि उसके पास सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, सारे के सारे मेटल को देके वो जंप कर जाएगा बाहर। वो क्या कर जाएगा, जंप करने लायक बन जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो वो अपना टोल टैक्स देके बाहर निकलने लायक बन चुका है, बाहर निकलने लायक बन चुका है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात। अब सर आपने कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। तो एक्चुअली वेव नेचर की मैं अगर बात करता हूं तो वेव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। वेव नेचर का मतलब ये होता है कि हम जो है, अगर किसी इसकी अगर एनर्जी की मैं बात करता हूं तो कंटिन्यूअस एनर्जी जो है वो हमारी इंसिडेंट हो रही है। और पार्टिकल नेचर का मतलब ये हुआ कि ये हमारी मेटल प्लेट रही, ये हमारा फोटोन रहा, तो फोटोन हमारा यहां पर गिरा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि टोल टैक्स से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर सकता है, ये जंप आउटसाइड में जंप आउटसाइड। अगर इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी मिल रही है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, यदि ये जो एनर्जी है सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन में जंप आउटसाइड, और अगर सफिशिएंट नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप आउटसाइड। ठीक है ना? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है समझाता है कि ये आपका जो लाइट है उसको फोटोन की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये फोटोन की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट समझा जा सकता है, वेव नेचर की मदद से हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे और आगे बात करेंगे अपन, तब और समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे और अभी आगे बात करेंगे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन अपना टाइम खत्म हो गया है। गिरीश सर आप आ चुके हैं क्या? हाँ मैं आ चुका हूँ सर। अच्छा, ठीक है, तो अपन अभी आज इतना ही रखते हैं। डायग्राम वगैरह मत बनाना अभी, अगली क्लास में फिर से मैं इसको आगे समझाऊंगा।